लेवल पर हम लोगों को बायोडायवर्सिटी को आज देखना है। कल मैंने कुछ समझाया था ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के बारे में, कहाँ ज्यादा मिलेगी कहाँ कम मिलेगी, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखो, पूरे ग्लोब पर कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं लाइफ से संबंधित। और पैटर्न ये है कि लाइफ वहां ज्यादा मिलेगी जहां जो गर्म क्षेत्र है, तुलनात्मक रूप से वार्म और वेट एरियाज हैं, वहां हमें लाइफ ज्यादा देखने को मिलती है ठंडे क्षेत्रों की बनिस्पत। जैसे इस फॉर्मूले को आप यहां भी लगा सकते हो। मान लो आपसे ये पूछा जाए कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी पहाड़ पर ही समझिए, पहाड़ पर लाइफ ज्यादा कहाँ मिलेगी? उसकी घाटी में मिलेगी या चोटी पर मिलेगी? वैली में मिलेगी पहाड़ में, या उसकी पीक पर मिलेगी? वैली तो पर। हाँ, बड़ी सीधी सी बात है कि चूंकि वैली जो होती है वो नीचे की ओर होती है, और वैलियों में, घाटियों में जो तापमान है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा होता है चोटी से, क्योंकि ठंडी हवा नीचे नहीं उतर पाती है आसानी से। इसलिए घाटियां कंपैरेटिवली गर्म होती हैं पहाड़ों में। और आप ये देखोगे, इसीलिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है पहाड़ी क्षेत्रों में वो घाटियों में निवास करती है। कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, है ना, ये सब घाटियों में ही लोग रहते हैं, इसीलिए तो फिर वहां मिलेगी। ये पैटर्न पूरे ग्लोब पर हम लोग फॉलो देख सकते हैं। पूरे ग्लोब पर लगभग इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। गर्म क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा जीवन मिलता है बनस्पत ठंडे क्षेत्रों के, और इसी तरीके से बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा मिलती है। अब उसमें भी जो गर्म क्षेत्र है, गर्म और वेट, वो इक्वेटर पर है। इक्वेटर पर हमने देखा 0 से लेके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे खूब बारिश होती है। साल भर सूरज की किरणें परपेंडिकुलर भी रहती हैं। इसलिए ये वो क्षेत्र होगा जहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। जीव जंतु और वनस्पतियों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग ऊपर की ओर को जाएंगे, अक्षांशों में, लैटिट्यूड्स में ऊपर की ओर चलेंगे, इन्हें कहते हैं अबव अक्षांश या अबव लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स में ऊपर की ओर जाने पर बायोडायवर्सिटी की मात्रा में कमी आती है, और पोल पर जाकर तो लगभग समाप्त हो जाती है 90 डिग्री तक। तो वो वाला जो एरिया है ऊपर की ओर जाने पर, यहाँ कम जैव विविधता देखने को मिलती है या लेस बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो पूरे ग्लोब पर कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ टाइप के ज्योग्राफिकल रीजन ऐसे हैं जहां सबसे कम बायोडायवर्सिटी मिलेगी। तो इस टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी और सबसे कम कहाँ मिलेगी। तो आप हेडिंग इसमें डालना, भूमंडलीय जैव विविधता या ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ये टॉपिक है आज का हमारा। देखो कौन कौन से एरिया होंगे, अब पीछे की कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। एक तो उष्ण कटिबंध ही होंगे। उष्ण कटिबंध माने वो क्षेत्र जो गर्म है पृथ्वी पर और वेट है, यहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी जैव विविधता। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने देखी थी सागरों में भी मिलती है, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स हम लोगों ने पीछे पढ़े, वहां भी खूब जैव विविधता देखने को मिलती है। दूसरा नंबर उसका ये हो गया। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने ये देखा कि जो आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, वहां भी खूब जैव विविधता देखने को मिलती है आर्द्र भूमियों में। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी रामसर कन्वेंशन वगैरह। इसलिए ये तीन वो एरिया हैं जहां विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। और देखो, इन तीनों को ही सरकारों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वेटलैंड्स को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कोरल रीफ्स को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये क्रम से आता है, सबसे ज्यादा से सबसे कम, सबसे ज्यादा से कम की ओर, है ना। सबसे ज्यादा कहीं मिलेगी, आपको इस सीक्वेंस में पूछा जाएगा ये लगाने के लिए।
और सीक्वेंस ये है, सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, भूमध्य रेखीय वर्षावनों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है। दूसरे नंबर पर कोरल रीफ्स में, प्रवाल भित्तियों में। इन्हें इसीलिए कोरल रीफ्स को, चूंकि डायवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है, वर्षावन भी कहते हैं इन्हें। समुद्रों के वर्षावन कहते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस कहते हैं। यहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। और तीसरे नंबर पे फिर वेटलैंड्स में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। वेटलैंड में इसलिए क्योंकि वेटलैंड पानी और लैंड दोनों का मिलन स्थल होते हैं। आर्द्र भूमियां वो क्षेत्र होते हैं जहां पानी और लैंड दोनों मिलते हैं आपस में, इसलिए दोनों इकोसिस्टम के वहां पर लक्षण मिलेंगे आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के देखने को मिलेंगे। तो फिर वहां दोनों के ही आपको जीव जंतु प्राणी रहते हुए भी मिलेंगे, और एम्फीबियंस भी मिलेंगे, यानी वो भी मिलेंगे जो लैंड पर भी रह सकते हैं, वो भी मिलेंगे जो वाटर में भी रह सकते हैं। दैट वुड बी द बायोडायवर्सिटी। तो ये तीन एरिया हैं ऐसे जहां विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में क्या, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? इसमें अगले पॉइंट से लिखना, ठीक है? अगले पॉइंट से लिखना, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र का क्रम, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र का क्रम इस प्रकार है। द पैटर्न ऑफ, द पैटर्न ऑफ हायर बायोडायवर्सिटी, बल्कि हाईएस्ट लिखिए, हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ इज एज फॉलोज। सबसे पहला लिखना इसमें भूमध्य रेखीय वर्षावन, भूमध्य रेखीय वर्षावन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है? दूसरा लिखना इसी कंटिन्यूएशन में, अब ये अलग अलग नहीं है वैसे, एक ही बात है, लेकिन मैंने फिर भी आपको और क्लैरिटी देने के लिए इसमें भी कैटेगराइजेशन कर दिया। देखो, रेन फॉरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक वो जो इक्वेटर पर पाए जाते हैं, और दूसरे वो जो ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं, ट्रॉपिक्स में मिलते हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कहीं मिले। जैसे भारत में पश्चिमी घाट में मिलने वाले रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट में, या पूर्वी हिमालय में मिलने वाले रेन फॉरेस्ट, ईस्टर्न हिमालयाज में, ये दोनों ही रेन फॉरेस्ट हैं। क्योंकि ये एरिया ट्रॉपिकल रीजन्स के बीच में है, इसीलिए इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। तो रेन फॉरेस्ट में भी अगर कैटेगराइजेशन पूछे तो इक्वेटोरियल में सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी वर्ल्ड की। तो दूसरा लिखिए इसमें ही, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है? अब इसमें आगे पॉइंट से लिखना, अब क्यों मिलेगी यहां ये देख लेते हैं एक बार, और क्या क्या इसके बारे में बातचीत है ये भी देख लेते हैं। ये दो एरिया ऐसे हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इन्हें जैव विविधता का भंडार भी कहते हैं हम लोग, इसीलिए ये दोनों लगभग 13% भूभाग पर हैं लैंड मास के। पूरे ग्लोब पर ओनली 13% का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये दोनों। लेकिन अभी तक की लगभग 50% स्पेशीज, चाहे वो प्लांट की हैं, मतलब चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फौना है, वो इसी 13% लैंड मास पर मिलती हैं। अब मुझे ये सोच के बताओ कि जब यहाँ इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, और बायोडायवर्सिटी हमने पहले पढ़ी, उसके मेजरमेंट को हम लोगों ने पढ़ा,
तो हम लोगों को ये पता चला कि जहां जितनी बायोडायवर्सिटी उतनी ही वहां पर उतनी टाइप की, उतना ही मजबूत फूड वेब, और जितना फूड वेब मजबूत उतनी उसी में ही ज्यादा सबसे ज्यादा फूड चेन भी देखने को आपको मिलेंगी। जितनी ज्यादा फूड चेन होंगी उतना ही फूड वेब मजबूत होगा, और जितना फूड वेब मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा बायोडायवर्सिटी स्ट्रांग देखने को मिलेगी, स्टेबल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर एक भी एक्सटिंक्ट हुआ, एक भी फूड चेन डिसरप्ट हुई, तो पूरा वेब कमजोर पड़ेगा और पूरी बायोडायवर्सिटी को खतरा होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है उन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी को खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए ग्लोबल लेवल पर वो सभी एरिया हॉट स्पॉट भी हैं, बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट भी हैं। जहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वही सबसे बड़े हॉट स्पॉट भी। जैसे भारत में उदाहरण लेके समझे, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, इनमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है क्योंकि रेन फॉरेस्ट है ये। लेकिन ये दोनों ही हॉटस्पॉट भी हैं बायोडायवर्सिटी के, लिस्टेड हैं। आईयूसीएन ने इन्हें लिस्टेड किया है हॉटस्पॉट के रूप में। यहां सबसे ज्यादा खतरा भी है बायोडायवर्सिटी को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्षा वन है, दोनों ही तरीके के रेन फॉरेस्ट, यहाँ सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा भी यही है, हॉटस्पॉट भी यही है बायोडायवर्सिटी। क्लियर? जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 30-32 एरिया हैं पूरे विश्व में जो बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। जैसे भारत में ये दो हैं जो मैंने अभी बताए, हालांकि ये कुछ मामलों में चार कह देते हैं इन्हें ही, कहीं कहीं पर किताबों में चार लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर दो मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये दो ही हैं, क्योंकि रीजन बदल जाता है, लेकिन सॉरी देश बदल जाते हैं लेकिन रीजन एक ही है। जैसे हमारा एक एक एरिया हुआ वेस्टर्न घाट का हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी, और दूसरा हुआ ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न घाट का जो एरिया है ये श्रीलंका तक जाता है, इसीलिए इसमें श्रीलंका का भी शामिल है, और कुछ किताबों में इंडो श्रीलंका रीजन कह देते हैं इसे, एक अलग श्रीलंका का अलग दिखा देते हैं। और ईस्टर्न हिमालय में, हम लोगों का ईस्टर्न हिमालय तो है ही, उसे अलग से एक रीजन के रूप में इंडो मलाया क्षेत्र के रूप में दिखा देते हैं, इंडो मलायन जैव विविधता को संकट है। तो ऐसे करके चार दिखा देते हैं, लेकिन दो से भी आप चाहेंगे तो काम चल जाएगा। हिमालयन वाला पॉइंट कैसे समझ में नहीं आया? मैंने कहा ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय। अब एक काम करो, मैप खोलो, मैप है, आप लोगों ने तो ज्योग्राफी भी पढ़ी थी। ये बताओ कि मॉनसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो टकरा के सबसे ज्यादा कहाँ बारिश करती है, सबसे पहले कहाँ बारिश करती है? पश्चिमी घाट को छोड़ दो, दक्षिण भारत को छोड़ दो, उत्तर भारत में आ जाओ। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले कहाँ बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा की? नहीं नहीं, हिमालय नहीं मत कहो, हिमालय तो बहुत बड़ा है। मेघालय में होती है, नहीं मेघालय के पठार पर? मौसिम राम इसीलिए तो सबसे ज्यादा एरिया वाला है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इससे ऊपर की ओर देखोगे मैप में, तो फिर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, ईस्टर्न हिमालय का क्षेत्र आ जाता है वो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, ये वाला एरिया। हालांकि सिक्किम थोड़ा सा और लेफ्ट में हो गया, लेकिन आसाम और अरुणाचल वाले एरिया, नागालैंड, मणिपुर, ये वाले एरिया, ये बिल्कुल हिमालयाज के फुटहिल्स में है, ईस्टर्न हिमालयाज के। अब मॉनसून लेडन विंड सबसे पहले उसके बाद यही टकराती हैं मेघालय के पठार के बाद। अब हवा में पानी है और वो यहाँ टकराएंगी, ठंडी हो जाएंगी, तो खूब बारिश करेंगी या नहीं फुटहिल्स में हिमालय के? अब जब ये खूब बारिश करेंगी,
और फिर एक दूसरी चीज ये भी है कि ये एरिया आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, समुद्र के नजदीक है। समुद्र के नजदीक होने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती होगी, तापमान लगभग समकारी रहता होगा, हवा में नमी भी ज्यादा रहती होगी, तो कभी कभी सर्दियों के मौसम में भी बारिश हो जाया करती होगी। इसका मतलब ये वाला एरिया ऐसा हो गया ईस्टर्न हिमालय का जहां बारिश ज्यादा है और तुलनात्मक रूप से तापमान भी ज्यादा है समुद्र की वजह से। तो बारिश ज्यादा माने वेट एरिया, तापमान ज्यादा माने थोड़ा गर्म एरिया। तो जो वेट और वार्म एरिया होगा वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिलेगी या नहीं? हाँ जी। आपने एक मलायन वाला पॉइंट बोला था, है ना सर? क्या था? हाँ हाँ। मलायन देखो क्या? ये ईस्टर्न 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 हिमालय वाला जो रीजन है, ये आगे म्यांमार तक, मलेशिया तक और थाईलैंड तक, वहां तक जाता है। तो ये मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इसको मलाया पेनिनसुला कहते हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ की इस पूरे रीजन को मलाया रीजन कह देते हैं। तो भारत का नॉर्थ ईस्ट और इस एरिया को जोड़ के एक टर्म है ज्योग्राफिकल जिसका नाम है इंडो मलायन क्षेत्र, इंडो मलायन रीजन। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? ये ठीक है यहां सर। तक मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये बायोलॉजिकल, सॉरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ये समझ में आ गया सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी क्यों मिलेगी रेन फॉरेस्ट में, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है प्रवाल भित्तियों में, सागरों में, कोरल रीफ्स में। ये दूसरा नंबर है, याद रखना ये। तो दूसरा लिखिए प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, ठीक है? इसमें लिखना डैश करके, लार्जेस्ट कोरल रीफ इज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? एक बात तो ये, दूसरी बात ये, देखो कोरल रीफ्स के डेवलप होने के लिए भी पूरे ग्लोब पर समुद्रों के दो क्षेत्र सबसे सूटेबल हैं। एक ईस्टर्न इंडियन ओशन, पूर्वी हिंद महासागर। अगर आप पूर्वी हिंद महासागर को देखोगे, मैप खोल के देख लेना, ये आप देखना इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, है ना, यहां तक के एरिया को देखना आप, इंडोनेशिया से नीचे की ओर, और ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, फिर कुछ आपको वहां पर कुछ छोटे छोटे लिटोरल आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ब्रुनेई वगैरह हैं उसमें आगे की ओर। ये ईस्टर्न इंडियन ओशन है। यहां आदर्श दशाएं मिलती हैं कोरल रीफ्स डेवलप होने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए विकसित हुई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ ईस्टर्न इंडियन ओशन में ही आती है। क्या आदर्श दशाएं हैं? एक तो ये गर्म समुद्र है, दूसरी चीज ये है क्योंकि यहाँ लैंड मास नहीं है, इसलिए जो समुद्र है यहाँ का पानी साफ है, गदला नहीं है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ सैलिनिटी भी सामान्य मिलती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों एक जगह मिल जाते हैं इसी जगह पर, इन्हीं एरियाज में। तो सैलिनिटी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाती दो बड़े महासागरों के मिलने की वजह से। इसलिए ये क्षेत्र कोरल रीफ्स के विकसित होने के लिए एक आदर्श क्षेत्र है। तो एक तो ईस्टर्न इंडियन ओशन, कोरल रीफ्स का ऐशगाह कही जाती है, सबसे अच्छा एरिया है। और दूसरा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पश्चिमी हिंद महासागर, सॉरी प्रशांत महासागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा तो फिजी वगैरह के आसपास देखो, फिजी, समोआ, ये जो छोटे छोटे वहां पर आइलैंड्स हैं,
उस एरिया को अगर देखो तो ये सारे के सारे कोरल आइलैंड्स हैं। यहाँ पर आपको खूब कोरल आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे फिजी और उसके आसपास के एरियाज में। तो दूसरा एरिया ये है, नोट करके लिख लो।